नमस्कार। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद या देखने के बाद उनके प्रति जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। वैसा ही एक नाम है बारूद साम्राज्य, या इसे इस्लामी बारूद साम्राज्य भी कहा जाता है। आपको भी लग रहा होगा ये क्या है, तो लीजिए, ये 3 साम्राज्यों को मिला करके सामूहिक रूप से इसका नामकरण किया गया है। मुगल साम्राज्य, सफविद साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य। मुगल आप जान रहे हैं, सफविद ईरान का साम्राज्य था जिसकी सीमाएं अर्मेनिया और अजरबैजान तक थी। और ऑटोमन साम्राज्य टर्की में फैला हुआ एक साम्राज्य जो यूरोप में भी घुसा हुआ था, और जो अरब पेनिनसुला और उत्तरी अफ्रीका में भी उसकी क्षेत्र था, उस साम्राज्य का प्रभाव था। वैसे इस बात को भी आज आप जानें कि इस तीनों साम्राज्य को मिलाकर जो बारूद साम्राज्य कहा जा रहा है, वह शिकागो के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं मार्शल जी.एस. हॉजन और विलियम एच. मैकनील, इनके द्वारा गढ़ा गया यह सामूहिक नाम है। उन्होंने कहा कि इन तीनों साम्राज्यों ने करीब करीब 16 से लेकर 8वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फले फूले और इस क्षेत्र में, इन पूरे क्षेत्रों में स्थिरता प्रदान की। जैसा कि तीनों साम्राज्य को सामूहिक रूप से जो बारूद साम्राज्य कहा जा रहा है, ऑटोमन, सफविद और मुगल को, ये तीनों साम्राज्यों ने प्रारंभिक आधुनिक काल में स्थिरता तो दिया ही, उस क्षेत्र में वाणिज्य विस्तार भी हुआ, संस्कृति को संरक्षण भी मिला, राजनीतिक और कानूनी संस्थाएं का निर्माण भी हुआ और केंद्रीकरण अपने पराकाष्ठा पर था। यदि इस साम्राज्य को आज बारूद साम्राज्य कहा जा रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अग्नि अस्त्रों का प्रयोग, और वह भी अग्नि अस्त्रों में महत्वपूर्ण प्रयोग था तोपों और छोटे हथियारों का प्रयोग, जिसके दम पर ये तीनों साम्राज्य लंबे समय तक अपने आप को बनाकर रखे, अपने क्षेत्र का विस्तार किया और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। कितनी विजय तीनों ने मिलकर किया, जिसके पीछे खड़ा था बारूद की शक्ति। चलिए पहले पढ़ते हैं ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य, जैसा कि मैंने कहा, कि टर्की में फैला हुआ और अरब पेनिनसुला और उत्तरी अफ्रीका और थोड़ा बहुत यूरोप के कुछ क्षेत्र को मिला हुआ यह साम्राज्य शुरुआत में बहुत छोटा था। इसकी स्थापना 1299 में एक जनजातीय लीडर थे, उस्मान प्रथम या ओस्मान प्रथम, उन्होंने की थी। एक तुर्कमन ट्राइबल लीडर थे। आगे चलकर इस साम्राज्य ने उस राजधानी को चुना जो कभी बेजेंटाइन एम्पायर की राजधानी थी। नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया। यह शहर न जाने कितने इतिहास को छुपाए हुए था। इसको राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है, वह जाता है सुल्तान महमद सेकंड को, जिन्होंने बेजेंटाइन एम्पायर यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य से इसको छीन लिया 1453 में, और ऑटोमन साम्राज्य की यह राजधानी बनी। यहीं के महल से अब ऑटोमन शासक ने पूरे उस क्षेत्र को रूल किया। लेकिन यहाँ पर एक रोचक बात यह भी है कि यह जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, उसकी स्थापना का श्रेय प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य को जाता है। जी हाँ, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के एक शासक थे जिनका नाम था द ग्रेट कॉन्स्टेंटाइन, जिनका समय काल 306 से लेकर 337 के बीच था। माना जाता है यह वही शासक था जिसने पूरे रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी को फैलाया, लोगों को क्रिश्चियन धर्म में धर्मांतरित किया। इन्हीं के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की में एक शहर इस्टेब्लिश हुआ, जो आज के तारीख में आप उसे इस्तांबुल जानते हैं। लेकिन रोमन साम्राज्य कुछ दिनों के बाद उसका पतन हो जाता है, या मैं कहूँ टूट जाता है, और उसकी जगह पर 6ठी शताब्दी के मध्य में बेजेंटाइन एम्पायर आता है, और पहली बार बेजेंटाइन एम्पायर में कॉन्स्टेंटिनोपल बेजेंटाइन एम्पायर का राजधानी बनता है। और जैसा आपको अभी बता दिया गया कि कुछ दिनों के बाद, एक या कुछ दशकों, कुछ शताब्दियों के बाद, बेजेंटाइन से इसको 1453 में छीना जाता है ऑटोमन्स के द्वारा। बेजेंटाइन एम्पायर के दौरान ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। एक खेल था जो बहुत प्रसिद्ध था, वह था घोड़ों का रेस या रथों का रेस। यह बेजेंटाइन एम्पायर का परंपरागत और एक
बहुत ही महत्वपूर्ण गेम माना जाता था। लेकिन जैसा कि आपको मैंने कहा, उस भयानक लड़ाई के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो जाता है, और पतन का मतलब हुआ अब बेज़ंटाइन एम्पायर की राजधानी नहीं रहा, ऑटोमन ने उस पर कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी बनाया। निसंदेह इस युद्ध में बारूद का प्रयोग किया गया था ऑटोमन्स के द्वारा, और इस बारूद की शक्ति ने बेज़ंटाइन एम्पायर को हिलाकर धर दिया। वैसे इस बात को ध्यान लें कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में इससे पहले भी झड़प हो चुकी थी, जिसे धर्म युद्ध यानी क्रूसेड कहा जाता है। 1095 से लेकर 1291 के बीच मुस्लिम और ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध चला। धर्म युद्ध भी किसके लिए? वह पवित्र स्थल जिसे आप यरूशलेम कहते हैं उसके लिए, क्योंकि तीनों धर्म इसे अपना पवित्र स्थान मानते थे। यानी एक तरह से क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम के बीच इससे पहले भी युद्ध हो चुका था, कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन से पूर्व भी। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद ऑटोमन साम्राज्य जब बाहर निकला तो उसका वैभव चारों ओर था। मोहम्मद सेकंड ने, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपनी राजधानी बनाया, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट राजाओं में से एक माना गया ऑटोमन का। यहां पर आप इस बात को भी आज ध्यान रखें, ऑटोमन साम्राज्य थोड़ा बहुत कम ज्यादा करते हुए प्रथम विश्व युद्ध तक बना रहा, यानी एक बहुत लंबे समय तक माना जा सकता है। जहां कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन का राजधानी 1453 में बना, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं बाबर, जो बारूद साम्राज्य की दूसरी साम्राज्य माना जा सकता है, वह एक तरह से तकलीफ में था। बाबर का जन्म आपको पता होगा, बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। फरगना, और जहां पर समरकंद पड़ता है वहीं पर फरगना के जागीरदार थे बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो आज के तारीख में उज्बेकिस्तान है। फरगना में ही समरकंद रियासत थी। कई बार बाबर समरकंद को अपने हाथ से खो चुका था। कई लोग कहते थे कि बाबर को अपने पिता जैसा काबिलियत उसमें नहीं था। कभी वह अपने परिवार के सदस्यों के, कहा जाए, बहकावे में आकर के या उनके षड्यंत्र के द्वारा सत्ता खो देता था, या कभी कोई और। लेकिन अंतगतवा माना जाता है 1501 जब समरकंद को रौंद दिया उज्बेक सरदार शैज़बनी खान ने, और उसके बाद बाबर को वहां से भागना पड़ा। और जब बाबर भागा तो वह आया अफगानिस्तान। 1504 का वह वर्ष जब उसने अफगानिस्तान को जीता, और पहली बार उसने अपना उपाधि बादशाह का। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, पानीपत के युद्ध के बाद जब बाबर, तुजुके बाबरी अपना ग्रंथ लिखता है तुर्की भाषा में, तो वह बाकायदा कहता है इस बात को कि समरकंद का स्मरण उसके दिलो दिमाग से कभी नहीं गया। आपको यह भी पता होगा कि बाबर का मकबरा भी आज अफगानिस्तान में है। हाँ, पहले ये मकबरा आरामबाग आगरा में था, लेकिन बाद में वो मकबरा अफगानिस्तान गया। आखिर क्यों न जाए, बाबर समरकंद के बाद सबसे पहली बार अफगानिस्तान ही पहुंचा। लेकिन मुगल साम्राज्य की सही नींव जड़ी रखा किसी ने, किस युद्ध ने, वह था भेड़ा का युद्ध, जो पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का पड़ता है वहां पर था। भेड़ा युद्ध 1519 का वह वर्ष, जिस युद्ध में बाबर विजयी होता है, भारत में किया गया यह उसका पहला आक्रमण था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार, माना जाता है, बारूद का प्रयोग किया। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे 1519 से पहले भारत में बारूद का प्रयोग हो चुका था। दक्षिण भारत में माना जाता है बहमनी और विजयनगर शासकों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें बारूद का प्रयोग हो चुका था। आज आप इस बात को भी जानें, मुगल, सफविद और ऑटोमन एम्पायर को जरूर बारूद साम्राज्य कहा जाता है, लेकिन बारूद का आविष्कार यहां नहीं हुआ था। बारूद का आविष्कार तो चाइना में पहले ही हो चुका था। धीरे धीरे करते हुए यह इन क्षेत्रों में पहुंचा। भेड़ा के बाद वह युद्ध जिसने भाबर को भारत का बादशाह बना दिया, वह था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। लोदी राजवंश का अंत होता है और बाबर ने भारत में एक नए राजवंश, मुगल राजवंश की नींव रख दी। बारूद राजवंश का तीसरा राजवंश सफविद राजवंश
1501 से लेकर के 1776 तक का ये साम्राज्य, ईरान इसका मेन पॉइंट था। वैसे जैसा मैंने आपसे कहा कि यह एक तरफ पूर्व के साइड मुगल थे तो पश्चिम के साइड ऑटोमन थे। अजरबैजान, अर्मेनिया, पर्शियन गल्फ, सी ऑफ ओमान, इन सबको सीमा बनाता था। उधर उत्तर की सीमा कैस्पियन सी और रसिया बनाता था। इस साम्राज्य की स्थापना माना जाता है इस्माइल प्रथम के द्वारा हुआ। 1501 में इन्होंने स्थापित किया, 1524 तक वह इसके राजा बने रहे। ये अपने आप में सिया मुल्क थे, इनका यह प्रतीक चिन्ह था। माना जाता है कि आधुनिक जो ईरान है उसकी नींव इसी राजवंश ने रखी, यानी सफविद राजवंश ने। 1776 तक यह राजवंश बना रहा। आपने आज सुना कि किन 3 राजवंशों को बारूद राजवंश कहा जाता है। इन तीनों की शक्ति के पीछे बारूद की शक्ति निसंदेह कारगर थी और डिसाइडिंग फैक्टर थी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।